नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः विज्ञान की इस कक्षा के अंतर्गत। लास्ट क्लास में हमने बात की थी दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन की हम बात कर रहे थे और वहां हमने पढ़ा था कौन सा, वहां हमने पढ़ा था केवल समतल दर्पण प्रेल मिरर जो था उसकी हम बात कर रहे थे। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि हमारा गोलीय दर्पण जो होता है उस गोलीय दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार से वहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, इन सब चीजों की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे किसकी, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के बारे में एक सीधी सी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैंने आपको दर्पण के प्रकार बताए थे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। इनमें परावर्तक जो सतह होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। इनकी जो परावर्तक सतह है वो परावर्तक सतह कैसी होती है, इनकी परावर्तक सतह होती है गोलीय। और गोलीय सतह के अंतर्गत दो हो सकते हैं। एक तो कौन हो सकता है, एक तो होता है उभरी हुई सतह भी परावर्तन का काम कर सकती है, यानी कि उत्तल सतह। और एक कौन सा है, एक इसके अंतर्गत धसी हुई जो सतह होती है यानी कि अवतल सतह भी इसमें किसका काम कर सकती है, परावर्तन का काम कर सकती है। तो आपको नाम तो ध्यान होंगे ही दोनों के कि एक को हमने नाम क्या दिया था, एक को हमने नाम दिया था उत्तल दर्पण। एक को हम क्या बोल रहे थे, उत्तल दर्पण, जिसको अपन बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम बोल रहे थे कॉन्वेक्स मिरर। और इसी का एक दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, इसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात मैंने आपको उस समय बताई थी कि ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। और इसमें जो परावर्तक सतह होती है वो कैसी होती है, तो इसकी जो परावर्तक सतह है वो कैसी होती है, उत्तल। इसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, उत्तल होती है इसकी परावर्तक सतह। मतलब भी मैं लिख देता हूं कि आप याद रखना कैसी होती है, उभरी हुई होती है। कैसे होती है वो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूं कि इसमें परावर्तक सतह जो है वो इस प्रकार से उभरी हुई होती है। तो इसकी परावर्तक सतह कौन होगी, ये बाहर वाली जो है ये इसकी परावर्तक सतह होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो दर्पण मैंने आपको बताया था वो होता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको कहा था कि इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण, कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। और इसको कॉनकेव क्यों कहा था, क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह होती है, इसकी परावर्तक सतह कैसी है, इसकी परावर्तक सतह है अवतल। अवतल का मतलब होता है धसी हुई। अवतल का मतलब धसी हुई। और ये कैसा होता है, तो इसका भी एक डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। ये कैसा होता है, ये होता है इस प्रकार का। और इसके इस भाग पर क्या कर देते हैं, पोलिस। तो परावर्तन होता है कहां से, अंदर वाले भाग से। अब इनसे जब प्रतिबिंब बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो इनके लिए कुछ विशेष स्थान होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कौन कौन सी होती है। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने। हमारे पास ये एक दर्पण है, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारे पास एक दर्पण है। ये कांच का एक टुकड़ा है, या कांच है, या गोलाकार कांच है। इस गोलाकार कांच में से हम एक छोटा सा भाग क्या करते हैं, काट लेते हैं। काट लिया, ये हमने एक छोटा सा भाग जो है वो इसमें से काट लिया। इतना सा टुकड़ा जो है वो हमने यहां से क्या कर दिया, काट दिया। जो टुकड़ा मैंने काट दिया उसके ऊपर मैं अलग से कलर भी कर देता हूं कि ये टुकड़ा जो है वो मैंने यहां से काट लिया भाई।
ठीक है, इतना सा टुकड़ा मैंने इसमें से काट लिया। ठीक है, काटने के बाद मैंने इसके इस भाग पर कर दी पॉलिश। जो उभरा हुआ भाग था उस पर तो मैंने क्या कर दी, यहां पर तो मैंने पॉलिश कर दी। तो अब परावर्तन कहां से होगा, परावर्तन होगा अंदर वाले भाग से, और अंदर वाला भाग कैसा है, धंसा हुआ। तो ये हमारा कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और कांच लिया, एक मैंने गोलाकार कांच और भी ले लिया। ये लीजिए भाई, मैंने एक गोलाकार कांच ले लिया और ये मैंने एक और गोलाकार कांच ले लिया। ठीक है, और इस गोलाकार कांच में से भी मैंने एक टुकड़ा काट लिया। कौन सा काट लिया, इस गोलाकार कांच में से मैंने एक टुकड़ा काट लिया, ये वाला, यहां से लेकर और यहां तक का। ठीक है, इस टुकड़े को भी मैं अलग कलर दे देता हूं। ये टुकड़ा मैंने काटा है तो इस कटे हुए टुकड़े को मैंने ये अलग कलर दे दिया, ताकि आपको दिखे कि कौन सा टुकड़ा काटा है। ठीक है, और इसके कर दी मैंने कौन से भाग पर पॉलिश, इसके कर दी मैंने इस भाग पर पॉलिश। अब परावर्तन कहां से होगा, अब परावर्तन होगा इस बाहर वाले भाग से। तो अब हम इसे क्या नाम दे देंगे, तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। क्या बन गया, ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा होती है दर्पण की, वो होती है दोस्तों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये इसकी पहली परिभाषा है। इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ठीक है, ये इसको नाम देते हैं। कौन होता है, देखिए, मैंने दर्पण बनाने के लिए एक गोलाकार कांच लिया था और इस गोलाकार कांच में से मैंने ये एक टुकड़ा काटा था। ठीक है, तो दर्पण को हम किसका, इस गोले का भाग मानेंगे। दर्पण को इस गोले का क्या मानेंगे, भाग मानेंगे। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यानी कि ये जो स्थान आ जाएगा बीच का इसका, ये क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र। ठीक इसी तरीके से उत्तल दर्पण बनाने के लिए मैंने ये एक गोलाकार कांच लिया था और इस गोलाकार कांच में से मैंने ये इतना सा टुकड़ा काट लिया। तो ये टुकड़ा इस गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र क्या हुआ, दर्पण को जिस गोले का भाग मानते हैं उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो डेफिनेशन क्या हो गई, तो डेफिनेशन हो गई, दर्पण को जिस खोखले गोले का, दर्पण को जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं, खोखले गोले का भाग मानते हैं, भाग माना जाता है, उस गोले का केंद्र, भाग माना जाता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। आगे की परिभाषा तो सेम हो जाएगी। इसको किससे लिखा जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों, या तो सी से डिनोट करते हैं या फिर इसको लिखा जाता है 2F। F कैपिटल है, ध्यान रखना। वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे, या तो सी से लिखेंगे या किससे लिखा जाएगा, इसको 2F से लिखा जाएगा। दूसरी जो दर्पण की परिभाषा होती है वो कौन सी होती है, दूसरी जो दर्पण की परिभाषा होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या। दूसरी जो परिभाषा है वो कौन सी है, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या होगी? तो जिस गोले का भाग माना है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक इसी तरीके से इस दर्पण को इस गोले का भाग माना तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा हो जाती है, दर्पण को जिस गोले का भाग मानते हैं उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी? आर। ठीक इसी तरीके से इसमें यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? इसका आर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई? तो डेफिनेशन हो गई, दर्पण को जिस गोले का भाग माना, दर्पण को जिस गोले का भाग माना, जिस गोले का भाग माना उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? उस गोले की त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे? उस गोले की त्रिज्या को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ये हो गई वक्रता त्रिज्या। इसको किससे लिखते हैं? तो वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है आर से, स्मॉल आर। ठीक है, इसको आर से लिखे। अब तीसरी जो परिभाषा आती है वो आती है ध्रुव। थर्ड जो परिभाषा है वो क्या होती है? थर्ड जो डेफिनेशन होती है वो होता है ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पोल। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, मतलब इसको किससे दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाते हैं ओ से। किससे दर्शाएंगे इसको? ओ से लिखा जाएगा इसको। और ये क्या होती है? ये क्या होती है वो देखिए, दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है, कहां से कहां तक है? दर्पण की परावर्तक सतह है यहां से लेकर यहां तक। इस दर्पण की परावर्तक सतह ये अंदर वाली है, यहां से लेकर और यहां तक का जो स्थान है ये इसकी क्या है? ये इसकी परावर्तक सतह है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां देखें तो इस दर्पण की परावर्तक सतह यहां से लेकर और यहां तक है। इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा, यानी कि ये जो परावर्तक सतह है इसका मध्य बिंदु, ये जो परावर्तक सतह है इसका मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके की संरचना है, यहां से लेकर और यहां तक की जो संरचना है इसका मध्य बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। तो ध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है? दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। दर्पण की परावर्तक सतह, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन आती है वो होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको अपन बोलेंगे मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। और इसका कोई फिक्स नाम नहीं होता है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ए बी दे सकते हो, सी डी दे सकते हो, एक्स वाई दे सकते हो, डब्ल्यू वी दे सकते हो, टी जेड दे सकते हो, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो। ये क्या होता है? ये क्या होगा? देखिए, ये जो हमारा स्थान था, ये जो हमारा स्थान आया था इसको तो हम बोल रहे हैं ध्रुव। ये जो हमारा स्थान आया था इसको तो हम क्या बोल रहे हैं? ध्रुव बोल रहे हैं इस वाले स्थान को। तो ये तो हो गया हमारा ओ, ये हमारा हो गया ओ। अब किस किस को? ये जो स्थान था ये था हमारा सी, वक्रता केंद्र। ये भी क्या था? हमारा सी, वक्रता केंद्र। किस किस को मिलाने वाली? ये है वक्रता केंद्र, ये है हमारा ध्रुव। दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा खंड होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा, सॉरी मुख्य अक्ष कहलाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा आएगी, सीधी जो रेखा आएगी वो क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की, मैं इसको आगे तक बढ़ा देता हूं, ये लीजिए, यहां से लेकर यहां तक की जो ये लाइन होगी, ये वाली ऐसे जो लाइन यहां से गुजरेगी, ये वाली लाइन, इन दोनों से जो गुजरेगी वो लाइन क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है
दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाला, मिलाने वाला सरल रेखाखंड, मिलाने वाला सरल रेखाखंड क्या कहलाता है? वो कहलाता है ध्रुव। ठीक है, सॉरी, वो कहलाता है मुख्य अक्ष। उसके बाद अगली जो परिभाषा आती है वो क्या होती है? अगली जो परिभाषा दर्पण से संबंधित है वो होती है मुख्य फोकस। अगली जो परिभाषा है वो क्या होती है? मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेन फोकस। और इसको लिखा किससे जाता है? इसको भी एक फिक्स चीज है जिससे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ। किससे लिखा जाएगा इसको? कैपिटल एफ से। क्या होगा ये? उसको देखिए क्या होगा। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लेके आओ। जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये वाली जो लाइन है ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर मैं कोई प्रकाश की किरण लाता हूं। जैसे एक प्रकाश की किरण मैं मुख्य अक्ष के समांतर लेके आया, ये लो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आ रही है। समांतर का मतलब जो एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। अब क्या होगा? दर्पण पर गिरने के बाद इसका होगा परावर्तन। दर्पण पे गिरने के बाद इसका परावर्तन हो गया और ये निकल गई ऐसे, ऐसे चली गई। तो इसने ये जो मुख्य अक्ष था इसको इस बिंदु पर क्या कर दिया है? काट दिया है। जिस बिंदु पर काट दिया, यहां पर इसने काट दिया है, तो ये बिंदु जो है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एफ कहलाएगा। इसमें तो ये काट रही है। यहां देखते हैं, एक प्रकाश की किरण में लेके आया मुख्य अक्ष के समांतर, ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, ये लीजिए भाई, ऊपर ले आओ चाहे नीचे ले आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आकर ये टकराई, टकराने के बाद इसका क्या होगा? टकराने के बाद होगा इसका परावर्तन, ये ऐसे जाएगी। तो इसने मुख्य अक्ष को कहीं काटा? अभी तक तो कहीं नहीं काटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे। तो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस जगह पर ये काटती हुई दिख रही है हमको, और ये जगह क्या कहलाएगा? हमारा F। यानी कि अवतल दर्पण में तो काटती है और उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है। वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन हो गई, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, या काटती है, कौन से दर्पण में काटती है? अवतल दर्पण में। काटती है कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में काटती है। या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत किस पे होती है? काटती हुई प्रतीत होती है। और प्रतीत किस में होती है? प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। प्रतीत किस में होती है? उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है। उस बिंदु को
उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं इस बिंदु को। ठीक है, ये हो गई हमारी मुख्य फोकस की परिभाषा। एक चीज और है, और वो चीज क्या है? वो चीज होती है फोकस दूरी। छठी जो परिभाषा आती है वो होती है फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और इसको किससे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से लिखते हैं इसको। और ये क्या होगा? तो वापस डायग्राम पे आते हैं, वापस डायग्राम पे आइए। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा फोकस, और ये क्या है? हमारा ध्रुव। दो फोकस और ये ध्रुव। ये फोकस और ये क्या है? ध्रुव। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, किस किस के? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है फोकस दूरी। और एक बात ध्यान रखना, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है ये क्या होती है? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी कि फोकस दूरी स्मॉल एफ से वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर से, और बटा में क्या हो गया? 2। और अगर आपसे पूछे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? 2f। ऐसे बता सकते हो कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का क्या होती है? 2 गुना होती है। दोनों तरीके से बता दो। फोकस दूरी पूछे तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। ठीक है, ये हुई हमारी 6 परिभाषाएं। अब इन 6 परिभाषाओं की हम बात करें तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि प्रकाश की कौन सी किरण कहां से निकलती है। तो कुछ विशेष किरणों का परावर्तन, किसकी बात करेंगे? कुछ विशिष्ट किरणों का परावर्तन की बात करते हैं। देखिए, दर्पण से विशेष किरणों का परावर्तन, दर्पण से विशिष्ट किरणों का परावर्तन। दर्पण से विशिष्ट किरणों का, यानी कि कौन सी किरण कहां से आएगी तो कहां से जाएगी, इसकी बात हम करेंगे। दर्पण पे 6 स्थान हमने देख लिए। 6 स्थान कौन कौन से देख लिए? मुख्य अक्ष हमने एक एक से चलते हैं। वक्रता केंद्र हमने देख लिया, वक्रता त्रिज्या हमने देख ली, ध्रुव हमने देख लिया, मुख्य अक्ष हमने देख लिया, मुख्य फोकस देख लिया, और फोकस दूरी देख ली। अब इन 6 स्थानों से अगर कोई किरण आती है तो वो कहाँ जाएगी? तो कुछ विशेष किरणों के परावर्तन की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहली जो किरण है वो हम लेते हैं, यदि प्रकाश किरण कहाँ आपतित हो, यदि प्रकाश किरण, पहली जो मैं ले रहा हूं वो ये है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, समांतर दर्पण पर क्या हो? आपतित हो, तो आपको चित्र में दिख ही रहा है आपतित हो, तो आपको चित्र में दिख रहा है। ये कौन सा दर्पण है हमारा? ये है हमारा अवतल दर्पण। ये तो कौन सा दर्पण है हमारा? ये तो है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, और ये कौन सा है? ये है हमारा उत्तल दर्पण। डायग्राम में देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा।
प्रकाश किरण कहां से आ रही है? प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ये एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अवतल दर्पण पर टकराई और टकराने के बाद कहां से गुजरी? टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण गुजरी फोकस से। कहां से गुजरी? फोकस से गुजरी। इसका मतलब यदि कोई प्रकाश किरण कहां आती है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। कहां पर? मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो वो अवतल दर्पण में कहां से जाएगी? तो अवतल दर्पण में तो वो फोकस से गुजरती है। डायग्राम को देख लीजिए, अवतल दर्पण में तो क्या होगा? फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरती है, ऐसे भी कह सकते हो आप। मुख्य फोकस से क्या होती है? गुजरती है। और उत्तल दर्पण में देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराकर ऊपर चली गई। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराकर नीचे चली गई। तो क्या हुआ? तो गुजरती हुई प्रतीत हुई यहां से, ऐसे इस तरीके से जा रही है। तो ये भी कैसे जा रही है? ये जा रही है इस तरीके से, ऐसे। तो क्या हो रहा है? ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा फोकस से, मुख्य फोकस से, फोकस लिख दो या मुख्य फोकस लिख दो, मुख्य फोकस से क्या होता है? गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से गुजरती हुई क्या होती है? गुजरती हुई प्रतीत होती है। सिंपल सी ध्यान रखो। तो पहली किरण की हमने बात की। पहली किरण कौन सी है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आकर गिरती है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आकर गिरी, तो गिरने के बाद क्या होगी? तो गिरने के बाद क्या होगी? गिरने के बाद अवतल दर्पण पर गिरती है तो टकराकर फोकस से गुजरती है। क्या होता है? टकराकर फोकस से गुजरती है। और अगर उत्तल दर्पण में गिरती है तो गुजरती हुई फोकस से प्रतीत होती है। दो लाइनें ध्यान रखो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी तो अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट किरण की बात करते हैं कि अगली किरण कहां से जाए। अगली किरण है हमारी फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है। कहां से होकर? फोकस से होकर। तो दूसरी जो विशेष किरण की हम बात करने वाले हैं वो कौन सी है? मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित। मुख्य फोकस से होकर, पहला और दूसरी दोनों एक दूसरे की उल्टी है। मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित, मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है। तो ये कहां से जाएगी? ये कहां से जाएगी? फिर बात करते हैं। ये कौन सा दर्पण है हमारा? ये है हमारा अवतल दर्पण, और ये कौन सा है? ये है हमारा उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए फिर वापस से देखो कहां से आ रही है प्रकाश की किरण। ये है प्रकाश की किरण जो आ रही है, ऐसे तीर के निशान से देखो कहां से आ रही है। ऐसे आ रही है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आई, आ गई। कहां जाकर टकराई? फोकस से होकर गुजरी और दर्पण पर जाकर टकराई। और दर्पण पर टकराने के बाद, दर्पण पर टकराने के बाद कहां से निकली? दर्पण पर टकराने के बाद इस तरीके से निकली, ऐसे गई है। तो फोकस से होकर आई और टकराकर कहां हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। फोकस से होकर गई, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहां ऐसे देखिए, यहां क्या होगा? प्रकाश किरण जो है वो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है इस प्रकार से। प्रकाश किरण कहां से? फोकस से होकर आती हुई प्रतीत। ये फोकस है, इस दिशा में लेके आए हम, फोकस की दिशा में, मतलब आ तो नहीं रहेगी लेकिन दिखेगी। फोकस से आती हुई प्रतीत हो, यानी कि इस तरीके से आए कि भाई हमें पता चल जाए कि भाई फोकस से जाएगी। तो फिर टकराने के बाद ये भी क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी कि यहां पर भी सिंपल सी बात है, यदि कोई प्रकाश किरण
अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर निकलती है और दर्पण पर जाकर टकराती है, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है और टकराने के बाद वो भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो दोनों ही लाइनें सेम हैं, यानी कि अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बात करें तो क्या होगा, यहां अवतल दर्पण में तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, समानांतर हो जाती है। अगर फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो बाद में मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। इसमें हम बात करें तो क्या होगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हम बात करें तो आपको यहां पर फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, बस इतना सा ध्यान रखना है, फोकस से आपतित होती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आपतित होती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती हुई क्या होती है, होती हुई प्रतीत हो रही है। उसमें वास्तव में आ रही थी, इसमें प्रतीत हो रही है, लेकिन बाद में क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, लेकिन होती तो इसमें भी वही है, परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी सेम होगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, यानी कि पैरेलल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी किरण जो है वो कहां से जाएगी, तीसरी किरण की बात करते हैं, कहां से, वक्रता केंद्र से आपतित। तीसरी किरण क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित, वक्रता केंद्र से दर्पण पर क्या है, आपतित। आपतित का मतलब होता है गिरना, कि वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर गिरती हुई दिखेगी। तो देख लीजिए, सिंपल सा दिख भी रहा है आपको, यहां से आई है, ये इस तरीके से होकर निकल रही है, कहां से निकली वो आपको दिख गया, सी से होकर निकली है, कहां से होकर, सी, वक्रता केंद्र से होकर निकली। अब निकलने के बाद क्या हुआ, यहां जाकर टकराई और टकराने के बाद उसी रास्ते पर क्या हो गई, वापस लौट गई। यानी कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी वो क्या होगा, परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, या फिर कह सकते हो कि 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई क्या हुई, प्रतीत। यहां तक तो आई ऐसे, यहां तक तो आई। अब उसके आगे हमने कहा कि भाई उत्तल दर्पण में जाती नहीं है, तो जाती हुई क्या होगी, यहां के बाद वो हमको जाती हुई क्या हो रही है, यहां के बाद वो हमको यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे ऐसे प्रतीत हो रही है वो, यो कि ऐसे जाएगी भाई, ये लग रहा है कि ऐसे जाएगी। तो क्या हुआ, ये भी अपने रास्ते पर क्या हो गई, वापस लौट गई। यानी कि वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण क्या हो जाती है, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, अपने मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है।
या वो आपसे पूछे कि कितने डिग्री पर परावर्तन हुआ, ऐसा आपसे पूछ ले, तो फिर आप कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, 180 डिग्री पर क्या हो जाती है, 180 डिग्री पर रिफ्लेक्शन हो जाता है उसमें। क्या हो जाता है उसमें, 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथी जो प्रकाश की किरण है वो कहां से जाएगी, चौथी प्रकाश की किरण कहां आकर गिरी, ये जो स्थान है हमारा, इस स्थान को हम नाम दे रहे थे ध्रुव। ये जो स्थान है, इस स्थान को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस स्थान को नाम दे रहे हैं ध्रुव, ये वाला स्थान ध्रुव हो गया। प्रकाश किरण कहां आ रही है, ध्रुव पर आ रही है। प्रकाश किरण कहां आई, इस तरीके से गति करती हुई आई और कहां आकर टकराई है, ये ध्रुव पर टकराई। तो क्या हुआ, नीचे की तरफ चली गई। अब इसमें फर्क क्या हुआ कि इसने जितना कोण ऊपर बनाया उतना ही कोण नीचे बनाया, यानी कि ऊपर आने वाली प्रकाश की किरण है, इस रास्ते से ये आकर यहां टकराई है, तो आने वाली को बोलते हैं आपतित, आपतित किरण, और ये बन जाएगा इस समय अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, आपतन कोण। और ये कौन सी किरण है हमारी, टकराकर जाने वाली, जिसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, परावर्तन कोण। तो इस समय आई और आर दोनों के मान क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही यहां पे देखिए, प्रकाश किरण कहां से आई है, प्रकाश किरण इस तरीके से होती हुई आई है और ध्रुव पर आकर टकराई, इस तरीके से आई और कहां पर आकर टकराई, ध्रुव पर। तो ये वाली कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण, और ये स्थान बन गया अब अभिलंब, यानी कि मुख्य अक्ष जो था वो अब अभिलंब बन गया। तो ये जो कोण बना इन दोनों के बीच कौन सा हो गया, आपतन कोण। फिर ये किरण नीचे निकली, ये किरण यहां से टकराने के बाद इस तरीके से गई, तो गई तो कौन सी हो गई, परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन गया परावर्तन कोण। यानी कि इस समय क्या हो जाएगा, इस समय कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। दोनों के लिए सेम है, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे वो कौन सा हो, उत्तल दर्पण। तो चौथी प्रकाश किरण कौन सी हो गई, तो चौथी प्रकाश किरण हो गई, तो चौथी प्रकाश किरण हो जाती है दर्पण के ध्रुव पर आपतित, दर्पण के ध्रुव पर आपतित। तो चौथी क्या हो गई, दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, यानी कि जो कहां से आ रही है, जो आ रही है और दर्पण के ध्रुव पर गिरती हुई दिख रही है, वो क्या होता है, उसके लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान समान हो जाते हैं। उसके लिए आपतन कोण व परावर्तन कोण, उसके लिए आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान क्या हो जाते हैं, के मान समान हो जाते हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हो, इस समय कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। ये 4 किरणों के परावर्तन है अपने पास, कितनी किरणों के, 4 किरणों के परावर्तन है ये अपने पास। कौन कौन सी 4 किरणें देखिए, पहली किरण है जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश किरण है वो है कि फोकस से होकर दर्पण पर गिरे, फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो, गिरने का मतलब आपतित। तो फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण फोकस से आई और दर्पण पर जाकर टकराई, फिर बाद में क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। तो जो प्रकाश की किरण कहां से आएगी, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी या मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी दोनों ही दर्पणों में।
तीसरी प्रकाश की किरण है जो हमारी वक्रता केंद्र से आती है, सी जिसको नाम दिया था। तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी वो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। इसमें वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है और जा ये भी शेख उसी रास्ते के ऊपर रही है। तो फिर क्या हो गया कि जिस रास्ते पर आती है उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। और अगर आपसे इसमें एंगल पूछा जाए कि कितने डिग्री के एंगल पर, तो कितने डिग्री के एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर ऐसे आएगी और इसी रास्ते पर यूं घूम जाएगी। तो ऐसे आकर पूरी ऐसे घूम गई, कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है। और चौथी जो प्रकाश की किरण है वो क्या है कि ध्रुव पर आकर अगर कोई गिरती है तो जो ध्रुव पर आकर गिरती है जितना कोण वो ऊपर बनाएगी उतना ही कोण नीचे बनाएगी। सेम इसमें भी ऊपर जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण नीचे बनाएगी। तो ये हो गए हमारे पास 4 किरणों के परावर्तन के नियम। या आपसे वो पूछ ले कि विशेष किरणों के परावर्तन के नियम की कौन सी किरण कहां से आएगी तो कहां जाएगी, तो सिंपल सा याद रखना है आपको। सिंपल सा क्या याद रखना है, फोकस से, मुख्य अक्ष से आएगी, फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। ध्रुव उसे मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र पर आएगी तो जिस रास्ते पर आएगी उसी पर जाएगी या 180 डिग्री पर जाएगी। और ध्रुव पर आएगी तो जितना कोण ऊपर बनाएगी उतना ही कोण नीचे बनाएगी। तो ये बात हुई दोस्तों विशेष किरणों के परावर्तन के नियम। अब हमें बात करनी है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहां बनेगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो अब हमारे पास हो गई टोटल दोस्तों 6 स्थितियां। कौन कौन सी 6 स्थितियां, देखिए मैं एक कॉमन सा डायग्राम बना रहा हूं कि भाई ये हमारा कोई दर्पण है। बीच में हमने क्या मान लिया, बीच में हमने मान लिया कि भाई ये हमारा क्या है, कोई दर्पण है। ठीक है, ऐसे मान रहे हैं कि ये हमारा एक दर्पण हो गया और इस दर्पण पर ये लो, ये दर्पण बना दिया मैंने कि ये एक दर्पण हो गया। अब इस दर्पण के कौन कौन से स्थान होते हैं वो आपको बताने हैं। इस दर्पण के कौन कौन से स्थान होते हैं, तो इस दर्पण के होते हैं 6 स्थान। कैसे होंगे 6 स्थान, देखिए अपन डायग्राम में देखेंगे। ये हो गए 6 स्थान, अभी नहीं हुए हैं, अभी बनाऊंगा। ये हो गए अपने 6 स्थान। ठीक है, देखो 6 स्थान कौन कौन से हुए, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी। मैं इसको दिखा रहा हूं थोड़ा सा अलग करके क्योंकि ये ताकि दर्पण ढक गया अपना, है ना। ये लीजिए, दर्पण। ठीक है, ये हो गया दर्पण। अब कौन सा दर्पण है वो आप कोई सा भी मान लीजिए, मैं पॉलिश कर देता हूं इसके ऊपर कि ये भाई अपना दर्पण था, इसको अपन ये कर देते हैं, ये लो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर कर देता हूं मैं, ये पॉलिश कर दी मैंने इसके ऊपर। ये लीजिए, पहले तो ये ले लिया मैंने, दर्पण बना दिया ये वाला। अब इसके ऊपर कर दी मैंने पॉलिश। कोई सा भी मान लो, अवतल मान लो चाहे उत्तल मान लो। 6 स्थान कौन कौन से होते हैं, एक स्थान तो है ये वाला जिसको क्या कह रहे हैं अपन, ध्रुव कह रहे हैं इसको। तो एक जैसे मैंने यहां से 2 सेंटीमीटर पर मान लिया मैंने, जैसे ये स्थान मान लिया मैंने F, तो मैंने कहा था इसका दुगना ये हो गया, ये क्या हो गया C, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो 2F। अब किसी भी वस्तु को अगर हम इसमें रखते हैं तो कहां कहां रख सकते हैं, देखिए एक तो हम वस्तु को रख सकते हैं इस स्थान पर, यहां इस स्थान पर एक तो हम वस्तु को रख सकते हैं, और ये स्थान
यहां से या यहां से बहुत दूर हो गया तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे अनंत, कि भाई वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है अनंत पर। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र से बहुत ज्यादा दूर रखी हुई है तो आप उसको बोल दोगे अनंत। और अगर वस्तु यहां रखी हुई है थोड़ी सी दूरी के ऊपर तो आप क्या बोलोगे, तो आप इसको बोलोगे अनंत व सी के मध्य। तो आप इसको क्या बोलोगे, अनंत व सी के मध्य, या फिर ऐसे भी कह सकते हो या सी से परे, या सी से परे भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एक वस्तु कहां हो सकती है, एक वस्तु हो सकती है अपनी यहां पर, एक वस्तु अपनी हो सकती है यहां पर, इस स्थान पर। ये स्थान कौन सा है हमारा, ये स्थान है हमारा सी। तो आप क्या कहोगे कि वस्तु कहां रखी हुई है, तो वस्तु रखी हुई है सी पर। वस्तु कहां रखी हुई है, सी पर रखी हुई है वस्तु। ठीक है, एक स्थिति क्या हो सकती है, एक स्थिति हमारी हो सकती है कि वस्तु यहां रखी हुई हो। ये स्थान कहां है, अब सी के और एफ के बीच में। तो क्या कहोगे आप, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य बोल दो आप इसको। या फिर क्या कह सकते हो, एफ से परे भी कह सकते हो। एक हम वस्तु को कहां रख सकते हैं, एक वस्तु को हम रख सकते हैं इस स्थान पर, और ये स्थान कहां होगा हमारा, ये स्थान होगा हमारा एफ पर। वस्तु कहां रखी हुई है, एफ पर रखी हुई है। और एक स्थान हमारा होगा यहां, एक स्थान होगा ये वाला हमारा, और इस स्थान को हम क्या नाम देंगे, तो इस स्थान को हम नाम देंगे एफ व ध्रुव के मध्य। एफ व ध्रुव के मध्य हम इसको नाम देंगे। तो देखिए टोटल कितनी स्थितियां हो जाती हैं, तो टोटल वस्तु को रखने की हो जाती हैं 6 स्थितियां। कौन कौन सी 6 स्थितियां आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। यह है हमारी पहली स्थिति जब हम वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत पर। यह है हमारी दूसरी स्थिति जब हम वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत व सी के मध्य रखते हैं या फिर सी से परे रखते हैं। यह है हमारी तीसरी स्थिति जहां वस्तु को हम कहां रखते हैं, सी पर रखते हैं। चौथी स्थिति है हमारी जब हम वस्तु को सी व एफ के मध्य रखते हैं। पांचवी स्थिति है हमारी जब वस्तु को हम कहां रखते हैं, एफ पर रखते हैं। और छठी स्थिति है हमारी जब हम वस्तु को एफ व ध्रुव के मध्य रखते हैं। तो ये 6 स्थितियां होती हैं, और इन 6 की 6 स्थितियों पर हम प्रतिबिंब के निर्माण की बात करेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। और ये प्रतिबिंब बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।